चलिए, सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है मेरा, एंटी एरिथमिक ड्रग्स? नो सर। ये दिखाई नहीं दे रहा है। चलो ठीक है, अब ये दिखाई दे रहा है मेरा बोर्ड अब आप लोगों को? हेलो, यस सर। यस सर। चलो चलो ठीक है। Yes, चलो sir. आज हम स्टार्ट करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, और जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स। देखो, जितने भी हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स है, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स है, या मायोकार्ड इन्फ्रेक्शन है, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, इसमें आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो क्या चीज है कि ये डायरेक्ट ड्रग्स है। लेकिन जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स है, ये एक वो क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स है जहां पर हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हार्ट को स्टडी करते हैं। ठीक बात है। पहले हमें क्या चीज समझना है, थोड़ा रिपीट करने से पहले मैं जरा इस चीज को पहले मैं अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूं। क्या ये सबको दिखाई दे रहा है जो इस वक्त बोर्ड पर है? Yes, sir. जी चलिए Yes, ठीक, sir. चलिए देख लो पहले आप इसको। पहले एक चीज देखो, देखो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ना, ये वाला हार्ट है, और इसके ऊपर क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? इसके आप लोगों के ऊपर दिखाई दे रहा है ये वाला रिदम, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? एंटी एरिथमिया। ठीक बात है। देखो आप लोगों को क्या अंडरस्टैंड करना है। देखो, जो हमारे ऊपर ये जो कार्डिक रिदम आ रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल ईसीजी। जब किसी भी पर्सन की जब नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डाला जाता है, तो वहां पर हमें इस तरह की रिदम मिल जाती है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ईसीजी। और इस नॉर्मल ईसीजी में क्या रहता है? एक नॉर्मल साइकिल्स लगे रहते हैं। लेकिन अगर किसी भी पर्सन को कार्डिक एरिथमिया हो जाता है, तो उसके साइकिल ऐसे दिख जाने लगते हैं। आप लोग क्लियरली इसको विजिबल कर सकते हैं कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है और जो कार्डिक एरिथमिया में जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, उसमें वेरिएशन आ जाता है। तो एरिथमिया क्या चीज है? नंबर फर्स्ट में इसको क्लियर करना चाहता हूं, अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूं कि एरिथमिया का सिंपली मतलब होता है, अगर किसी भी पर्सन को एबनॉर्मल कार्डिक रिदम आने लग जाए, उस चीज को हम बोलते हैं कार्डिक एरिथमिया। आप लोग देख रहे होंगे कि डायग्राम पे यहां पर कि जो आप लोग हमेशा पीक्यूआरएसटी साइकिल डालते हैं, वो एक नॉर्मल कार्डिक या नॉर्मल हार्ट की रिदम रहती है। लेकिन उसी कार्डिक रिदम में अगर इस तरीके से पीक्यूआरएसटी साइकिल्स बनना से स्टार्ट कर जाए, इसका मतलब इसकी जो कार्डिक रिदम है, जब किसी भी पर्सन के कार्डिक रिदम में किसी भी टाइप की चेंज आ जाए, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिक एरिथमिया। तो कार्डिक एरिथमिया क्या चीज है? अगर किसी भी पर्सन के पास, जिसके पास अभी ये नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम था, लेकिन जब उसमें पीक्यूआरएसटी साइकिल में चेंजेस आने लग जाए, जिसकी वजह से एबनॉर्मल पीक्यूआरएसटी साइकिल आने लग जाए, वही कॉल्ड दिस एज ए कार्डिक एरिथमिया। तो कार्डिक एरिथमिया क्या चीज है? अगर किसी भी नॉर्मल पर्सन के पास जब हम रिदम डालते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जब रिदम डालते हैं, पीक्यूआरएसटी साइकिल जो आप लोग यहां पर देखते हैं, अगर इसी साइकिल में चेंजेस आने लग जाए, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिक एरिथमिया। तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स वो सारे के सारे ड्रग्स होते हैं जो ट्रीट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं इरेगुलरिटीज इन कार्डिक रिदम। तो कार्डिक रिदम क्या है? जो पीक्यूआरएसटी साइकिल होता है, उसको कार्डिक रिदम बोलते हैं। जब नॉर्मल कार्डिक रिदम डालते हैं, नॉर्मल ईसीजी डालते हैं, तो वो इस तरह का दिख जाने लगता है। अगर किसी भी पर्सन को इसी कार्डिक रिदम में चेंजेस आने लग जाए, वही कॉल्ड दिस एज ए कार्डिक एरिथमिया। द कार्डिक एरिथमिया इज नन बट द irregularities in the cardiac rhythm. दिस इज द नंबर फर्स्ट स्टेप। अगर किसी भी पर्सन को कार्डिक रिदम में चेंज आने लग जाए, उसको हम बोलते हैं कार्डिक एरिथमिया, नंबर फर्स्ट। लेकिन उसके बाद हमें क्या समझना है? हमें एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस को समझना है। वो क्या प्रोसेस है? कि जितने भी एंटी ड्रग्स है, जितने भी हम लोग कहते हैं कि एंटी हाइपरलिपिड ड्रग्स, एंटी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स, मायोकार्ड इन्फ्रेक्शन ड्रग्स, एंटी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ड्रग्स, ये सारे के सारे डायरेक्ट फिजियोलॉजी शो करते हैं। लेकिन जब हम लोग एंटी एरिथमिया ड्रग्स पढ़ते हैं, हम डायरेक्ट फिजियोलॉजी नहीं पढ़ते, बल्कि हम यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं, इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नोड या ऑफ कार्डिक रिदम। अगर किसी भी पर्सन को हमें एरिथमिया को अंडरस्टैंड करना है, तो हमें उसकी बॉडी को फिजियोलॉजी को स्टडी नहीं करना है, बल्कि उसी हार्ट में जो कार्डियक सेल है या कार्डियक मसल है या कार्डियक नोड है, उसमें क्या इलेक्ट्रोफिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आई है, उस प्रॉपर्टी की स्टडी को हम बोलते हैं कार्डियक एरिथमिया। तो कार्डियक एरिथमिया का क्या मतलब है? अगर किसी भी पर्सन के नॉर्मल रिदम में चेंज आने लग जाए, वो पहले ऐसे नॉर्मल था, अब ऐसे होने लग जाए, इसको बोलते हैं कार्डियक एरिथमिया। तो अगर किसी भी पर्सन को इरेगुलरिटीज कार्डियक रिदम में आ जाए, वी कॉल दिस इज अ कार्डियक एरिथमिया, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड क्या चीज है? देखो, हर किसी पर्सन के पास जो हार्ट है ना, ये ऑटोजेनिक है। ऑटोजेनिक या ऑटोजेनिक रिदमिस्टी शो करता है।
और आप लोगों को क्या याद रखना है, अगर किसी पर्सन के पास क्या आ जाए, इसी ऑटोमेटिक रिदमिस्टी में चेंज आ जाए, मैं रिपीट कर रहा हूं, हर किसी पर्सन के पास मायोजेनिक हार्ट रहता है, इसका मतलब वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक है। अगर इसी पर्सन के पास, जिसके पास ऑटोमेटिक रिदमिस्टी में चेंज आने लग जाए, नंबर फर्स्ट, उसके बाद आप सब जानते हैं ऐसे नोड, सिन आर्टेरियल नोड और एवी नोड, इन दोनों का फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, इम्पल्स जनरेट करते हैं। इम्पल्स का क्या मतलब है, करंट को जनरेट कर देना, जिसकी वजह से हमारा हार्ट क्या करने लग जाए, कंट्रैक्ट करने लग जाए। अगर किसी पर्सन को ऑटोमेटिक रिदमिस्टी में प्रॉब्लम आ जाए, या इसी कंडक्शन में प्रॉब्लम आ जाए कि ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करे, वो वेंट्रिकल्स तक आए ही नहीं, या पूरा वो आर्टरीज में जाए ही नहीं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्डियक एरिथमिया। अगर किसी भी पर्सन को कार्डियक एरिथमिस्टी में प्रॉब्लम आ जाए या कंडक्शन में इंपेयरमेंट आ जाए, हम बोलते हैं इसको कार्डियक एरिथमिया। द नंबर सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द नंबर थर्ड पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। अगर आप पूरा का पूरा पीओक्यूआरएसटी साइकिल देखेंगे, पूरा का पूरा हार्ट का सिस्टोल और डायस्टोल देखेंगे ना, इसमें हमेशा 4 स्टेप्स होते हैं। पूरे के पूरे हार्ट में जब सिस्टोल और डायस्टोल होता है, जब कंप्लीट एक बीट हो जाती है हमारे हार्ट में, इसमें 4 प्रोसेस हो जाते हैं। द नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड इज इंपल्स जनरेशन। सिन आर्टेरियल नोड या एवी नोड, इनका क्या फंक्शन है, इंपल्स जनरेट कर देना, करंट जनरेट करने का, ताकि हमारा हार्ट क्या करने लग जाए, कंट्रैक्ट। तो इसका मतलब होता है जनरेशन ऑफ द इंपल्स इज द नंबर फर्स्ट स्टेप। लेकिन खाली इंपल्स को जनरेट नहीं करना, ये बल्कि कार्डियक मसल्स तक जाना भी चाहिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। तो पहले इंपल्स जनरेशन, उसके बाद इंपल्स कंडक्शन, एंड नंबर थर्ड इज एक्साइटेबिलिटी। जब सिन आर्टेरियल नोड है, एवी नोड इंपल्स को जनरेट करते हैं, ये करंट जहां पर भी जाते हैं वहां पर हो जाते हैं कंट्रैक्शन। अब कंट्रैक्शन बोलो, एक्साइटेबिलिटी बोलो, या डिपोलराइजेशन बोलो, अगर कहीं पर भी इंपल्स जा रहे हैं, उसकी वजह से नर्व में कंट्रैक्शन आ रहा है, कंडक्शन हो रहा है, और वहां पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वहां पर कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स हो रहा है, या कंट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलर फाइबर्स होते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जो हार्ट की जो मसल में कंट्रैक्शन आता है, आप चाहे एक्साइटेबिलिटी इस टर्म को यूज करो, चाहे आप वहां पर यूज करो टर्म डिपोलराइजेशन यूज करो टर्म, या कंडक्टेंस यूज करो टर्म, ये सारी के सारे वन एंड द सेम थिंग है। तो नंबर फर्स्ट थिंग है इसके, हार्ट क्या रहता है, मायोजेनिक, ये इंपल्स जनरेट करता है, इसको इंपल्स जनरेट करना है, उसको इंपल्स को कंडक्टेंस करना है, डिफरेंट पार्ट्स, उसको आर्टरीज में, वेंट्रिकल्स में उसको कंडक्टेंस करना है, फिर वहां पर एक्साइटेबिलिटी आती है, कंट्रैक्शन आता है, डिपोलराइजेशन आ जाता है, उसके बाद लास्ट में जब एक दफा हार्ट कंट्रैक्ट करता है ना, अल्टीमेटली वो करने लगता है रिपोलराइज, या करने लगता है वो पोलराइजेशन। पोलराइजेशन वो फेज रहता है हार्ट का, जहां पर हमारे हार्ट मसल किस चीज की तरफ चली जाती है, रिलैक्सेशन की तरफ। तो इसका मतलब हमारा जो हार्ट है, जब ये वर्क करने लगता है, ये पहले इंपल्स जनरेट करता है, फिर उसको कंडक्टेंस करता है, फिर उसकी वजह से एक्साइटेबिलिटी लाता है, और अल्टीमेटली क्या लाता है हमारे बॉडी में, रिलैक्सेशन, या जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोलराइजेशन या पोलराइजेशन। लेकिन हमें एक चीज समझना है कि जब एक पर्सन के पास जब नॉर्मल कार्डियक रिदम होती है, वो कैसे वर्क करते हैं, उसके बाद इसी कार्डियक रिदम के साइकिल्स में क्या चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या आ जाता है, कार्डियक एरिथमिया। आप लोग इस चीज को ध्यान देना, यहाँ पर मैं इसको साइकिल को पढ़ाने जा रहा हूं, बस प्लीज आप लोग याद रख लेना, याद रख लेना एक बात को, कि एक कार्डियक रिदम जो पीक्यूआरएसटी साइकिल होते हैं, उसमें 5 फेजेस होते हैं। प्लीज एंड प्लीज, जब एक नॉर्मल कार्डियक रिदम या एक बीट जब हो जाती है, पीक्यूआरएसटी साइकिल जब हो जाता है ना, इसमें 5 फेजेस हो जाते हैं। The number one is called as phase 0, then phase 1, then phase 2, then phase 3 and then phase 4। तो पूरे की पूरी एक रिदम 5 फेजेस पे डिपेंड करते हैं, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। मगर याद रख लेना, जब एक हार्ट बीट करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी करता है उसी बीट में, रिलैक्स भी करता है, उसका आर्टरी कंट्रैक्ट भी करता है, आर्टरी रिलैक्स भी करता है, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट भी करते हैं, वेंट्रिकल्स रिलैक्स भी करते हैं, और ये पूरा का पूरा एक बीट में कितने फेज होते हैं, 5 फेजेस। और आपको क्या याद रखना है, कि जो फेज 4 है, पूरे के पूरे 5 फेज में फेज 4 को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड होता है जब हमारा हार्ट रिलैक्सेशन से कंट्रैक्शन की तरफ आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड। द फेज 0, तो जो आप लोग यहां पर इस वक्त पढ़ रहे हैं फेज 0,
इसको बोलते हैं डिपोलराइजेशन फेज। हमारे हार्ट में कंट्रेक्शन के वक्त होता है डिपोलराइजेशन, और रिलैक्सेशन के टाइम होता है रिपोलराइजेशन या पोलराइजेशन। आपको क्या याद रखना है कि पूरे के पूरे कार्डियक रिदम में जो ये फेज जीरो, इसको बोलते हैं डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन किसका सिनोनिम है? कंट्रैक्शन का। चाहे आप कंट्रैक्शन बोलो या डिपोलराइजेशन बोलो, वन एंड द सेम थिंग। तो फेज जीरो इज सर कॉल्ड ये एज, आपने कल पढ़ाया, पहले उसको आप क्लासिफिकेशन पे पहुंचे थे। वो मैं कल करवा दूंगा ना, अभी ये थोड़ा उसके बाद इसी को सर करवा आपने दूंगा। ये पढ़ाया कल। अरे आगे इसी को कंप्लीट करवा देंगे ना आज। थोड़ा सा पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं ताकि क्लासिफिकेशन में क्लियर हो जाए। ठीक बात है, पहले ओके तो सर। थोड़ा फेज जीरो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फेज वन। जब फेज जीरो को बोलते हैं डिपोलराइजेशन फेज, और यहाँ पर क्या होता है? कंट्रैक्शन। उसके बाद जब फेज फर्स्ट आता है ना, हमारा हार्ट किस चीज की तरफ चला जाता है? रिलैक्सेशन की तरफ। जब रिलैक्सेशन हार्ट की तरफ चला जाता है, इसका क्या मतलब हो गया कि डिपोलराइजेशन फिर फेज ये है। जो फेज फोर और फेज जीरो है ना, ये किसके फेज है? डिपोलराइजेशन की तरफ। ठीक बात है। उसके बाद हमारा आता है फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। इनको आपको क्या चीज समझना है? फेज फर्स्ट, फेज सेकंड एंड फेज थर्ड। जो फेज फर्स्ट फेज है ना, ये किस चीज की तरफ चला जाएगा? रिपोलराइजेशन की तरफ, यानी ये जाएगा रिलैक्सेशन की तरफ। तो इसका मतलब जो फेज जीरो और फेज वन है, ये कौन से फेज है? डिपोलराइजेशन वाले फेज। और जो फेज वन है और जो फेज टू है और जो फेज थ्री है, ये कौन से फेज है? रिपोलराइजेशन वाले फेज। अब हमें एक चीज को समझना है, वो क्या चीज है जिसकी वजह से डायग्राम आई, वो समझो। एक पर्सन के पास अगर आप कार्डियक एरिथमिया देखोगे, अगर आप एक पर्सन के पास क्या देखोगे? कार्डियक एरिथमिया देखोगे, किस किस टाइप के कार्डियक एरिथमिया आते हैं और इस साइकिल पे उसका क्या लेना देना है। द नंबर फर्स्ट, अगर किसी पर्सन को इस्चीमिया आ जाए, इस्चीमिया का मतलब इम्बैलेंस आ जाए ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड की, द पर्सन के पास क्या हो जाता है? कार्डियक एरिथमिया। अगर किसी पर्सन को इलेक्ट्रोलाइट या पीएच में चेंज आ जाए, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? कार्डियक एरिथमिया। द नंबर थर्ड, अगर किसी भी पर्सन को मैकेनिकल इंजरी आ जाए, इसकी वजह से क्या होता है? कार्डियक एरिथमिया। नंबर फोर्थ, कुछ मेरे बॉडी में कुछ ऐसे ड्रग्स है, अगर उनको दिया जाता है वो खुद कार्डियक एरिथमिया कॉज कर देते हैं, जिसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। लेकिन हमारे बॉडी में कुछ न्यूरोलॉजिकल ऐसे इफेक्ट आते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? कार्डियक एरिथमिया। लेकिन याद रख लेना सबके सब बच्चे, वो कोई भी कॉज जिसकी वजह से कार्डियक एरिथमिया होता है ना, वो हमारे हार्ट में इलेक्ट्रोफिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। The only single definition for the cause of the cardiac arrhythmia is कि जितने भी cardiac arrhythmia वो हमारे बॉडी में क्या लाते हैं? इलेक्ट्रोफिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज लाता है। और इसी वजह से कार्डियक एरिथमिया बाकी रेस्ट ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर ड्रग से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि वहां पर हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को स्टैंड करना पड़ता है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तब जाके हम ड्रग्स को हम क्या कर पाते हैं? अंडरस्टैंड कर पाते हैं। द नंबर फर्स्ट, अब देखो डिजीज क्या क्या है कार्डियक एरिथमिया की। द नंबर फर्स्ट डिजीज इज कॉल्ड एज एनहेंस्ड या इकोटॉपिक पेसमेकर एक्टिविटी। उसका क्या मतलब है? मैंने कल पढ़ा था कि फेज जीरो में सोडियम चैनल्स ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन आता है, कंट्रैक्शन। जब फेज फर्स्ट स्टार्ट होता है, सोडियम चैनल को क्या किया जाता है? बुला किया जाता है, लेकिन पोटेशियम चैनल को ओपन किया जाता है। उसके बाद फेज सेकंड आता है, जिसमें एक प्लेट वाला फेज बनता है, जिसमें कैल्शियम को आने दिया जाता है, कैल्शियम करंट्स को जनरेट किया जाता है। लेकिन जब फेज थर्ड आता है, उसमें कैल्शियम चैनल को कंप्लीटली बुला किया जाता है और पोटेशियम को बाहर किया जाता है, और इसकी वजह से मैक्सिमम पोलराइजेशन आ जाता है। तो फेज जीरो इज मैक्सिमम डिपोलराइजेशन एंड फेज फोर्थ इज मैक्सिमम पोलराइजेशन या रिपोलराइजेशन। तो फेज जीरो पे मैक्सिमम कंट्रैक्शन रहते हैं और फेज फोर पे मैक्सिमम रिलैक्सेशन रहते हैं। एंड द फेज बिटवीन द मैक्सिमम रिलैक्सेशन एंड द मैक्सिमम कंट्रैक्शन, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड। लेकिन याद रखना, रिफ्रैक्टरी पीरियड दैट इज द पीरियड नंबर फोर, द फेज नंबर फोर, एंड द फेज नंबर जीरो, ये हमारी बॉडी में क्या लाते हैं? डिपोलराइजेशन। लेकिन अब हमें समझना है ये डिजीज के साथ कैसा रिलेटेड है, जो आज से नया है। पहले समझे ना आप, अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हार्ट चेंज होता है, इसका क्या मतलब है वो समझ लेना। द नंबर फर्स्ट पॉइंट, जब एसए नोड इंपल्स को जनरेट करेगा, जहां जहां पर भी इंपल्स जाएगी वहां पर क्या होगा? कंट्रैक्शन। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एसए नोड के अलावा भी कुछ और सेल्स
कुछ और स्केलेटल मसल सेल्स जो इसमें कार्डियक मसल्स रहती हैं या इसमें जो कार्डियक सेल्स रहते हैं, अगर वो खुद ब खुद ही इंपल्स जनरेट करने लग जाए तो उससे क्या हो जाता है, आप लोग याद रख लेना। नॉर्मल साइकिल में एसए नोड पेस जनरेट करता है, लेकिन जब कार्डियक एरिथमिया आता है ना, एसए नोड के अलावा और भी सेल्स रहते हैं और भी मसल्स रहते हैं जो क्या जनरेट करते हैं इंपल्स। द फर्स्ट पॉइंट जो हर बच्चे को रिमेंबर करना है कि यही एसए नोड के अलावा जब कोई भी मसल खुद ब खुद क्या करने लग जाए, इंपल्स जनरेट करने लग जाए, उसकी वजह से क्या कौन सी डिजीज होना स्टार्ट कर जाते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्डियक एरिथमिया। तो कार्डियक एरिथमिया इज नन बट द चेंज इन द कार्डियक रिदम। लेकिन जब हम कार्डियक रिदम देखते हैं, हम देखते हैं इसमें डिपोलराइजेशन भी देखते हैं, रिपोलराइजेशन भी देखते हैं, लेकिन फेज्ड मैनर में देखते हैं जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस। पहले कंट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्सेशन होगा, फिर रिफ्रैक्टरी पीरियड होगा, फिर कंट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर रिफ्रैक्टरी, इसको बोलते हैं सिंक्रोनस। लेकिन याद रखना, अगर मेरे हार्ट के मसल्स में किसी भी तरीके से एसिंक्रोनस होने लग जाए, इस पैटर्न में चेंज आने लग जाए कि जब हार्ट रिपोलराइज हो रहा है उस वक्त कुछ सेल डिपोलराइज होने लग जाए, या जब हार्ट डिपोलराइज करने लगता है उस वक्त कुछ सेल्स खुद ब खुद रिपोलराइज करने लग जाए, इसकी वजह से जो इस साइकिल में चेंजेस आ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक एरिथमिया। तो कार्डियक एरिथमिया क्या है, जब हमारे कार्डियक मसल्स में, कार्डियक सेल्स में जो ये पीक्यूआरएसटी साइकिल बनता है, ये जो रिदम बनता है, जब इस रिदम में चेंज आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक एरिथमिया। कार्डियक एरिथमिया सिंक्रोनस साइकिल चलता है, पहले डिपोलराइजेशन होता है, फिर रिपोलराइजेशन होता है, फिर रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। लेकिन इसी फेज में अगर कुछ सेल खुद ब खुद डिपोलराइज होने लग जाए, खुद ब खुद रिपोलराइज होने लग जाए, उसकी वजह से जो साइकिल में चेंजेस आने लगते हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक एरिथमिया। अब मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं, अगर किसी भी पर्सन को इस्चीमिया आ जाए, इस्चीमिया का मतलब इम्बैलेंस ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड आ जाए, याद रखे ना, जब किसी भी स्केलेटल मसल में एबनॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड हो जाए, उसकी वजह से क्या करने लगता है, ये जो सेल हो जाते हैं कार्डियक मसल, ये खुद ब खुद डिपोलराइज होने लगती हैं। हर कार्डियक सेल का डिपोलराइजेशन करने का जो प्रोसेस है, जो फेज है ना, वो सिन आर्टेरियल नोड से स्टार्ट करता है। लेकिन अगर किसी पर्सन के हार्ट में इस्चीमिया डिजीज आ जाए, उस इस्चीमिया डिजीज की वजह से क्या हो जाता है, उसमें एक इंजरी करंट चलने लगते हैं, उस इंजरी करंट की वजह से क्या लगने हो जाता है, जो भी इसके आसपास में पोलराइज सेल है ना, वो भी डिपोलराइज होने लगती हैं। The number first cause of the cardiac arrhythmia is ischemia। जब imbalance ऑक्सीजन सप्लाई हमारे हार्ट सेल्स में हो जाए, उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये खुद ब खुद सेल्स क्या होने लगते हैं, डिपोलराइज होने लगते हैं, और जो उसके आसपास में रिपोलराइज सेल है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में ना, वो खुद ब खुद डिपोलराइज होने लगते हैं, कंट्रैक्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कार्डियक एरिथमिया। द नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, अब देखिए मैंने कहा हमारा साइकिल सिंक्रोनस चलता है, पहले डिपोलराइजेशन होगा, फिर रिपोलराइजेशन होगा, फिर रिफ्रैक्टरी पीरियड। लेकिन क्या होने लगता है वो हमें समझना है। जब डिपोलराइजेशन हो गया, जब आफ्टर डिपोलराइजेशन के बाद होना चाहिए रिपोलराइजेशन। जब किसी भी पर्सन को, जब नॉर्मल साइकिल डाला जाता है, हर डिपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइजेशन हो जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है। क्या आ जाती है, the first phase is called as early after depolarization and delayed after depolarization। the पहला cause मैंने पढ़ा है किस चीज का, कार्डियक एरिथमिया का, वो इस्चीमिया। नंबर सेकंड है कि अब जब ये साइकिल सिंक्रोनस चलता है, पहले डिपोलराइज होता है, फिर रिपोलराइज होता है, अगर ऐसा हो जाए कि जो ही हमारा हार्ट डिपोलराइज कंप्लीट हो जाए, अब फेज फर्स्ट चलना स्टार्ट कर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि फर्स्ट या फेज सेकंड या फेज थर्ड जिसमें रिपोलराइजेशन आता है, अगर किसी भी तरीके से इसमें डिपोलराइजेशन आने लग जाए, उसकी वजह से भी क्या कॉज होता है, कार्डियक एरिथमिया। तो याद रख लेना, यहां पर जो हम लोग फेज फोर्थ को स्टडी कर रहे थे, ये फेज फोर्थ वो फेज है जिसमें कैल्शियम, जिसमें सोडियम चैनल एक्टिवेट होना स्टार्ट कर जाता है। द फेज फोर दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसमें क्या होना स्टार्ट कर जाता है, सोडियम चैनल एक्टिवेट स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा फेज किसकी तरफ चला जाता है, फेज जीरो की तरफ। लेकिन इसमें सोचने की वाली बात क्या है कि जब मैं फेज फोर में कहता हूं कि सोडियम चैनल ओपन होने लग जाए, अगर मेरे हार्ट में, किसी के भी हार्ट में ऑटोमेटिक है ना, ये फेज फोर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ये इतना ज्यादा बढ़ जाए कि जो इसके पास कंसंट्रेशन सोडियम की आने देती है, ये इसको और इंक्रीज कर दे और कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो क्या मैं मान सकता हूं कि फेज फोर तो खुद ही एक डिपोलराइजेशन फेज हो जाएगा।
जो फेज 0 था, जिसमें सबसे रैपिड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ सोडियम अंदर एंट्री करता है, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होता है। अगर ऐसा हो जाए कि फेज 4 ही कुछ ऐसा प्रोलॉन्ग हो जाए, इसमें इतना ज्यादा सोडियम आने लग जाए कि ये फेज 4 खुद ही कंट्रैक्ट करने लग जाए, उसकी वजह से मैं क्या ये मान सकता हूं ना कि फेज 4 खुद एक्ट करेगा एज ए डिपोलराइजेशन फेज। एंड इसको हम बोलते हैं अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन, कि अगर फेज 4 तो खुद ही एक्ट करने लग जाएगा, इस डिपोलराइजेशन शो करने लग जाएगा, दिस कॉल्ड एज फेज नंबर 4। व्हाट इज अ फेज नंबर 3? फेज नंबर 3 में हमने कहा था कि हम लोग कंप्लीटली कैल्शियम चैनल को क्या करवाते, ब्लॉक करवाते थे। जब कंप्लीटली कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाती है और कंप्लीटली पोटेशियम बाहर निकलने लगता है, तो मेरा हार्ट के स्टेट में आता है, मैक्सिमम रेस्ट में आता है और मैक्सिमम पोलराइजेशन में आता है। उस टर्म को हम लोग क्या बोलते थे, फेज नंबर 4। तो फेज नंबर 3 वो एक ऐसा फेज था जिसमें पूरे के पूरे कैल्शियम करंट को ही ब्लॉक करते थे, पूरे के पूरे पोटेशियम को ही बाहर निकालते थे, जिसकी वजह से क्या थे, मैक्सिमम रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कैल्शियम करंट ही ब्लॉक ना हो जाए, अगर ऐसा आ जाए कि कैल्शियम जिसको हम करंट को बुला कर रहे थे, वो कंप्लीटली इन करती रहे और हम सब इस चीज में जानते हैं कि अगर किसी भी पर्सन को बहुत ज्यादा कैल्शियम एंटर करने लगता है, वो किस फेज में चला जाता है, डिपोलराइजेशन की तरफ। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर किसी की पर्सन में सिंक्रोनस में प्रॉब्लम आ जाए, डिपोलराइजेशन हुआ था, उसके बाद सिर्फ रिपोलराइजेशन होना चाहिए, लेकिन अगर रिपोलराइजेशन में ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि वहां पर चैनल्स ही ब्लॉक ना हो जाए और जिस वक्त रिपोलराइजेशन हो रहा था हार्ट एक्ट कर रहा है एज ए डिपोलराइजेशन फेज, उसकी चीज की वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है, कार्डियक अरिथमिया। लास्ट वाला पॉइंट देखो, हमारे पास एक डिजीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं री एंट्री। हमारे पास एक डिजीज हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं री एंट्री। इस फेज को हम बोलते हैं री एंट्री। री एंट्री का क्या मतलब वो समझ लेना। आप जानते हैं कि जब ऐसे नोड करंट जनरेट करता है, उसकी अपनी एक डायरेक्शन है, अपना एक पाथ है। उस पाथ से वो क्या करने लगता है, आर्टरियम को करने लगता है कंट्रैक्ट, उसके बाद वेंट्रिकल्स को कंट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए, उसी पाथ में किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल आ जाए, अगर किसी भी पर्सन को इसी जगह पर क्या आने लग जाए, ऑब्स्टेकल आने लग जाए, ऑब्स्टेकल की वजह से क्या करेगा, करंट तो वहां तक जाएगी लेकिन करंट वहां से पास नहीं हो जाती, लेकिन वहां पर एक सर्कस करंट जनरेट होना स्टार्ट कर जाता है कि यही करंट इसी ऑब्स्टेकल के इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट कर जाती है, जिसको री एंट्री बोलते हैं, सर्कस मूवमेंट बोलते हैं। उसकी वजह से इसके आसपास जितने भी सेल्स है ना, वो खुद ब खुद कंट्रैक्ट करने लगती हैं। तो हाँ, ऐसे नोड ने करंट तो जनरेट किया था कि एक दफा सेल कंट्रैक्ट करने लग जाए, लेकिन ऑब्स्टेकल की वजह से ये करंट घूमती रहती है, सर्कस मूवमेंट करने लगते हैं, जिसकी वजह से हार्ट कंटिन्यूसली क्या करने लगता है, कंट्रैक्ट करने लगता है। और जिस वक्त ये हार्ट रेस्ट में करना चाहिए, उस वक्त भी हार्ट किस में रहता है, कंट्रैक्शन में रहता है, डिपोलराइजेशन स्टेट में रहता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल। फंक्शनल में प्रॉब्लम में क्या होता है, आप सब जानते हैं, आप लोगों ने फाइबर पढ़ी होंगे कि कैसे ऐसे नोड की करंट पूरे हार्ट तक फैलती है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि इसी सर्किट में ही चेंज आने लग जाए, अगर किसी भी पर्सन में सर्किट में चेंज आने लग जाए, वहां पर फंक्शनलिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर कोई ऑब्स्टेकल बनना स्टार्ट कर जाए, उसकी वजह से री एंट्री की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर किसी पर्सन को इश्ची में आ जाए, तब भी हो जाता है कार्डियक एरिथमिया। कहीं पर भी हमारे पास ब्लॉक आ जाए, उसकी वजह से क्या हो जाता है, कार्डियक एरिथमिया। फंक्शनल सर्किट्स में चेंज आ जाए तो हो जाता है कार्डियक एरिथमिया। लेकिन हमें समझना क्या है कि जो नॉर्मल साइकिल होता है उसमें फेज 0 डिपोलराइजेशन, फेज 1 रिपोलराइजेशन, फेज सेकंड रिपोलराइजेशन, फेज थर्ड रिपोलराइजेशन, लेकिन फेज 4 रिफ्रैक्टिव पीरियड। लेकिन इसमें कहीं पर भी किसी भी चैनल में ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि रिलैक्सेशन के टाइम वो कंट्रैक्शन करने लग जाए और रिपोलराइजेशन के वक्त डिपोलराइजेशन स्टेट शो करने लग जाए, और वहां पर कौन सी बीमारी आती है, कार्डियक अरिथमिया। उसके बाद क्लासिफिकेशन को हमें समझना है। जरा देखो, अगर किसी भी पर्सन को सोडियम चैनल की वजह से बहुत ज्यादा डिपोलराइजेशन आ जाता है और जिस वक्त हमारे हार्ट को मिनिमम कंट्रैक्शन रहना चाहिए, वो मैक्सिमम कंट्रैक्ट शो करने लग जाए, और वहां पर हम किस ड्रग्स को प्रेफर करते हैं, वहां पर हम ड्रग्स प्रेफर करते हैं एनएच ब्लॉकर। जरा आप यहां पर देख लेना, यहां पर जो दिखाई दे रहा है, अगर कहीं पर भी फेज 0 इतना ज्यादा हो जाए कि हार्ट सिर्फ कंट्रैक्ट ही करता रहे, डिपोलराइजेशन स्टेट ही शो करता रहे, उस वक्त हम लोग क्या देते हैं, क्लास फर्स्ट ड्रग्स। याद रख लेना, क्लासिफिकेशन में हमारे पास 4 तरह के ड्रग्स है। द नंबर फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग ड्रग्स, द सेकंड इज कॉल्ड एज एंटी एंड्रोनिक ड्रग्स, द थर्ड इज कॉल्ड एज
agents widening action potential, and the fourth is called as calcium channel blocker. The first drug is called as cell membrane stabilizing agents, ये इसका दूसरा नाम है सोडियम चैनल ब्लॉकर. याद रख लेना, जब मैंने लिग्नोकेन पढ़ाया था, लिडोकेन जो लोकल एनेस्थेटिक्स है, वहां पर भी हम सोडियम चैनल को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं. आप लोगों को क्या याद रखना है कि द क्लास फर्स्ट ड्रग ऑफ द एंटी एरिथमिक ड्रग इज द सोडियम चैनल ब्लॉकर, मेम्ब्रेन स्टेबलाइज ड्रग्स. द सेकंड इज कॉल्ड एंटी एंड्रोजन ड्रग्स. द थर्ड इज कॉल्ड एज एजेंट्स वाइड एक्शन पोटेंशियल, एंड द फोर्थ इज कॉल्ड एज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. और इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं? द नंबर फर्स्ट क्लास जो पहले क्लास की ड्रग्स है, उसमें हमारे क्विनिडीन आता है, प्रोकेनामाइड आता है, डिसोपायरामाइड आता है, लिडोकेन आता है, मिक्सिल्टेनाइड आता है, प्रोपोफोन आता है, और साथ में हमारे पास आता है फिलिकिनाइड. लेकिन जो एजेंट एंटी एड्रेज ड्रग यूज करते हैं, उसमें हमारे पास है प्रोपेनोलोल एंड एस्मोलोल. और याद रखना, प्रोपेनोलोल एस्मोलोल दोनों के दोनों बीटा ब्लॉकर है. अगर आपसे कोई पूछेगा एंटी एड्रेज ड्रग्स में कौन से एंटी एड्रेज ड्रग्स यूज की जाते हैं, बीटा ब्लॉकर, एग्जांपल प्रोपेनोलोल, एस्मोलोल. नंबर थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड एज एजेंट्स वाइडनिंग एक्शन पोटेंशियल. उसमें उसमें हमारे पास कौन कौन से ड्रग आते हैं? उसमें हमारे पास आते हैं डिफिटिलाइड आता है, इफ्यूटिलाइड आता है, सोटालोल आता है, एम्यूडेरुन आता है, और साथ में आते हैं ड्रेनिडेरुन. ये 5 ड्रग्स हमारे पास एजेंट वाइडनिंग एक्शन पोटेंशियल में आते हैं. एंड द लास्ट कैटेगरी की ड्रग्स जो हम यूज करते हैं, दिस कॉल्ड एज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. और वहां पर किस चीज का यूज किया? वीरापामिल और डिल्टेज. और कितना आसान समझना इस चीज को कि अगर किसी भी पर्सन को डिपोलेशन बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब जीरो फेज बहुत ज्यादा हो रहा है, अब वहां पर देंगे सोडियम चैनल ब्लॉकर ताकि फेज जल्दी कंप्लीट हो जाए. अगर किसी पर्सन को कैल्शियम चैनल बहुत आ रही है फेज 4 के, जिसमें क्लास 4 आते हैं, वीरापामिल और डिल्टेजियम, वहां पर कैल्शियम करंट को हम क्या करते हैं? ब्लॉक करवा देते हैं. लेकिन बहुत दफा आप लोग देख लेना, यहां पर आप लोग एक टर्म याद करते हैं, इकोटोपिक एक्टिविटी. अगर कोई भी सेल खुद ब खुद डिपोलराइज होने लग जाए और उसकी वजह से सराउंडिंग में सारे सेल्स डिपोलराइज होने लग जाए, उसको हम बोलते हैं इक्टोपिक एक्टिविटी. और याद रखना, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग हर किसी तरह की इक्टोपिक एक्टिविटी को क्या करते हैं? नेग्लिफाई कर देते हैं. जहां पर भी एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, जिसमें एग्जांपल आते हैं प्रोपेनोलोल और एस्मोलोल, ये सारे के सारे बीटा ब्लॉकर्स है. और इनके पास सबसे बिगेस्ट प्रॉपर्टी का है कि इस्चीमिया की वजह से जितने भी सेल्स खुद ब खुद डिपोलराइज हो जाती है, जिसकी वजह से इंजरी करंट स्टार्ट हो जाती है, उन इंजरी करंट्स को ब्लॉक कर देना ताकि वो सराउंडिंग में जितने भी डिपोलराइजेशन सेल्स है वहां पर उसको डिपोलराइज ना करे. ये इनकी क्लासिफिकेशन. ठीक बात है. एक और मैं इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाना चाहता हूँ आज. ये सारी की सारी हमारे पास क्लासिफिकेशन है, आप इसको देख लेना. लेकिन टर्म यहाँ पर 2 टर्म ऐसे है जो आज हमें क्लियर करने हैं, वो समझ लेना. सर ये एक टॉप एक्टिविटी फिर से बोलिए। वो भी बताएंगे. अभी एक सेकंड, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड. इक्टोपिक एक्टिविटी वो सारे के सारे हो जाते हैं जब किसी पर भी, जब इश्ची में आ जाता है, सेल्स में क्या हो जाता है? एबनॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड हो जाता है. उसकी वजह से क्या करने लगता है? ये जो सेल है खुद ब खुद डिपोलराइज होने लगती है. डिपोलराइज होने की वजह से ये जो एक्टिविटी शो करने लगती है, ये करंट एक्टिविटी शो करने लगते हैं, जिसकी वजह से यही करंट पूरे के पूरे रिपोलराइजेशन में फेज, जितना भी फेजेस रहते हैं ना, उसमें सर्कुलेट करने लगते हैं, जिसको हम इंजरी करंट बोलते हैं. और इन सारे प्रोसेस को बोलते हैं इक्टोपिक एक्टिविटी. और जितने भी हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स है, प्रोपेन एस्मोलोल, ये इस इक्टोपिक एक्टिविटी, जहां पर एक सेल जो खुद ब खुद डिपोलराइज हुई है ताकि सराउंडिंग में रिपोलराइजेशन काज ना करे, सराउंडिंग की जितने भी रिपोलराइजेशन सेल्स है वहां पर डिपोलराइजेशन काज ना करे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इक्टोपिक एक्टिविटी. जरा लेकिन एक चीज मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, इस टर्म को आप समझ लेना. एक हमारे पास आते टर्म एक्शन पोटेंशियल. एक टर्म हमारे पास आते हैं एक्शन पोटेंशियल. प्लीज एंड प्लीज देखो, जब हमारे हार्ट में करंट जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे हार्ट में एक्साइटेबिलिटी आती है, कंट्रैक्शन आता है या डिपोलराइजेशन आता है, आप याद रख लेना, वहां पर टर्म की यूज की जाती है एक्शन पोटेंशियल. वो पोटेंशियल जहां पर किसी का भी हार्ट कंट्रैक्शन शो करने लगता है, नंबर फर्स्ट, एक्साइटेबिलिटी शो करने लगता है, नंबर सेकंड, या डिपोलराइजेशन शो करने लगता है, उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल. अगर किसी भी पर्सन के पास एक्शन पोटेंशियल को बढ़ाया जाए, एक्शन पोटेंशियल वो पोटेंशियल रहता है किसी भी हार्ट सेल्स के पास जिसकी वजह से हार्ट कंट्रैक्ट करने लगता है, डिपोलराइजेशन हो जाता है, एक्साइटेबिलिटी आ जाती है. तो एक्शन पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जहां पर किसी भी हार्ट सेल में क्या आता है? कंट्रैक्शन आता है, डिपोलराइजेशन आता है, एक्साइटेबिलिटी आती है. लेकिन याद रख लेना, अगर किसी भी तरीके से हम इसी अगर किसी भी तरीके से इस एक्शन पोटेंशियल को बढ़ाया जाए ना, तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल चाहिए एक मसल सेल में कंट्रैक्शन के लिए.
अगर कहीं पर भी एक्शन पोटेंशियल को बढ़ाया जाए ना, तो उस बढ़ाने की वजह से हमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल चाहिए हार्ट सेल को, किस चीज के लिए? कंट्रैक्शन के लिए। ये आप लोग याद रख लेना, द नंबर फर्स्ट पॉइंट। एंड द नंबर सेकंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पूरे टॉपिक का क्रक्स यही पर है, उसको हम बोलते हैं ईआरपी। ERP का फुल फॉर्म है इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। द फुल फॉर्म ऑफ द ERP इज इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये क्या मसला है वो समझे ना। जब किसी भी हार्ट सेल में डिपोलराइजेशन आ जाए, मतलब कंट्रैक्शन आने लग जाए, इस कंट्रैक्शन होने के बाद क्या हो जाता है? ये सेल होने लगते हैं रिलैक्स 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 रिलैक्स। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ये कंप्लीटली रिलैक्स करती है। जब ये कंप्लीट रिलैक्स करती है, इसका ये मतलब नहीं अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्या करने लग जाएगी, डिपोलराइजेशन कंट्रैक्शन। लेकिन याद रखना, कंप्लीट डिपोलराइजेशन के बाद एक फेज आता है ना, जब तक ये सेल उस फेज में, ये सेल बिल्कुल भी इंपल्स को एक्सेप्ट नहीं करते, बिल्कुल भी कंट्रैक्शन शो नहीं करते, उस फेज को बोलते हैं इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड वो फेज रहता है कार्डियक सेल्स में या कार्डियक मसल्स में, जिसमें वो सेल्स बिल्कुल भी इंपल्स को रिसीव नहीं करते। इसका मतलब उस फेज में ना तो वो कंट्रैक्शन एक्सेप्ट करते, ना तो वो रिलैक्सेशन एक्सेप्ट करते। ये आप लोग याद रख लेना कि इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड रहता है कार्डियक सेल्स में या कार्डियक मसल्स में, जहां पर वो सेल्स इंपल्स को एक्सेप्ट नहीं करते। जब इंपल्स को एक्सेप्ट नहीं करते, इसका मतलब वो कंट्रैक्शन शो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब आपको हमारे पास हिंट क्या है? अगर कहीं पर भी कोई भी